हेलो एवरीवन। बीएससी फिज़िक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्टैटिस्टिकल फिज़िक्स में मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का चाल वितरण नियम, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। इसके पहले हमने पढ़ा था मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वेग वितरण नियम, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो स्पीड एंड वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है हमें सिंपल सा पता है कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, मीन्स इसमें डायरेक्शन होगा और मैग्नीट्यूड होगा। स्पीड क्या है आपका, केवल स्केलर क्वांटिटी है, इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता हमारा। ठीक है, तो इसी में हम क्या करेंगे, सेम वही कॉन्सेप्ट लेते हुए इसके पहले हमने तीन डायरेक्शन वी एक्स वी वाई और वी जेड के लिए वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ निकाला था, और किसी एक डायरेक्शन के लिए हमने क्या किया था, डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को समझा था। वैसा ही हम वाई के लिए भी और जेड के लिए भी कर सकते हैं। और वहाँ पर जो वेलोसिटी का रेंज लिया था हमने माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट लिया था, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्शन इंपॉर्टेंट था वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के लिए। लेकिन अगर स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की बात करें तो इसके लिए केवल मैग्नीट्यूड ज़रूरी है। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट रहेगा, स्पीड जो होगी वो गैस के मॉलिक्यूल्स की, वो कहाँ से कहाँ तक होगी, ज़ीरो टू इन्फिनाइट होगी, माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट नहीं होगी। प्लस और माइनस केवल डायरेक्शन को बताते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव डायरेक्शन को। लेकिन यहाँ पर हम केवल मैग्नीट्यूड की बात करें तो एक ही डायरेक्शन की बात हो सकती है, यहाँ पे डायरेक्शन का मतलब है ही नहीं। तो इसको स्टार्ट करते हैं कि हमें ये पता है कि गैस के जो अणु हैं वो प्रत्येक दिशा में प्रत्येक संभव चाल के साथ अनियमित गति करते हैं। और इसमें कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया कि जो अणुओं की चाल होगी, स्पीड होगी, वो जीरो से लेके इन्फिनाइट कुछ भी हो सकती है। और हमें क्या करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द स्पीड रेंज सी एंड सी प्लस डी सी में निकालना है। यहाँ पे एक्स वाई जेड का रोल ख़त्म होता है, तो उसको कैसे ख़त्म करेंगे हम देखेंगे। सिंपल, जो हमने इसके पहले वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ निकाला था उसी को हम कन्वर्ट करेंगे स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में। तो हमें पता है कि अगर हम एक वेलोसिटी स्पेस की कल्पना करें तो कुछ इस तरह का हमारे पास मिलेगा। ठीक है, वी एक्स वी वाई और वी जेड के लिए। तो इसी के बेसिस पे देखिए, सी स्क्वायर इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। तो इस इक्वेशन को अगर आप कंपेयर करें तो एक गोले के समीकरण से कंपेयर कर सकते हैं जिसकी रेडियस क्या है, सी है। और मान लेते हैं कि इस गोले के समीकरण में एक छोटा सा कंपोनेंट हम लोग डी सी भी ले लेते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, छोटे से कंपोनेंट सिस्टम के किसी एक छोटे से पार्ट में हमको स्टडी करनी है और उसको फिर बाद में हम इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर इसको हमने एक स्फीयर की इक्वेशन के इक्विवेलेंट माना, और हमें पता है कि वेग वितरण नियम से वी एक्स व वी एक्स प्लस डी वी एक्स, वी वाई व वी वाई प्लस डी वी वाई, वी जेड व वी जेड प्लस डी वी जेड रेंज में नंबर ऑफ पार्टिकल्स या अणुओं की संख्या इस तरह से रिप्रेजेंट की जाती है 3 डायमेंशन में। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि अगर मैं इसी को इसमें से रिप्लेस कर दूं, मतलब कि मुझे क्या करना है, डी वी एक्स डी वी वाई और डी वी जेड की वैल्यू को रख दूं इसके टर्म्स में, क्योंकि हमें पता है कि सी की वैल्यू क्या है, इस तरह से लिखी जाती है। तो अगर मैं इसमें इस इक्वेशन में डी वी एक्स डी वी वाई और डी वी जेड को रिप्लेस कर दूं इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए, तो क्या हो जाएगा, हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल इन द स्पीड रेंज सी एंड सी प्लस डी सी निकल जाएगा। तो इसके लिए देखिए सिंपल सा है कि आंतरिक त्रिज्या सी था, बाहरी त्रिज्या सी प्लस डी सी ली गई है। इसके बेसिस पे आप समझ सकते हैं। तो इसके बेसिस पे अगर आप देखें तो वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर, दिस वेलोसिटी स्फीयर या वेलोसिटी स्पेस स्फीयर इज डी वी एक्स डी वी वाई एंड डी वी जेड 4/3 पाई, मतलब कि आउटर स्फीयर और इनर स्फीयर
को माइनस करेंगे हम वॉल्यूम को, जिससे क्या होगा, जो एक छोटा सा स्फीयर का रिंग टाइप का बनेगा वो हमारे पास उसका वॉल्यूम आ जाएगा। स्मॉल पार्ट ऑफ द स्फीयर मीन्स डीसी का जो वॉल्यूम होगा वो हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि हमें उसी रेंज के लिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने होंगे। तो इसको अब लास्ट में सॉल्व करते हैं तो 4πc² डी बचेगा, और इसकी वैल्यू को आप रख दीजिए इस इक्वेशन में। तो क्या आ जाएगा, चाल परास सी व सी प्लस डी सी के बीच अणुओं की संख्या, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द स्पीड रेंज सी एंड सी प्लस डी सी दिस। आप इसको चाहें तो इसमें फॉर्मूले में पुट कीजिए और उसके बेसिस पे आप इसको लिख सकते हैं। यही क्या है, वेग मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का चाल वितरण नियम है। वेग वितरण नियम या चाल वितरण नियम निकालना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसके बाद हमको जो इसकी एनालिसिस करना, अभी हम केवल मैथमेटिकल एनालिसिस कर रहे हैं, इसके बाद हम इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी देखेंगे। तो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर ये स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हो गया हमारा, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हम इसको समझेंगे। अगर ये आपका जो आया है क्या है, सी व सी प्लस डी सी रेंज में है, लेकिन अगर हम ज़ीरो से सी बोलें तो यहाँ से डी सी क्या हो जाएगा, हट जाएगा। सिंपल, दोनों को आप कंपेयर कर सकते हैं, देख लीजिए। सी व डी सी को, यहाँ से डी सी को हटा दीजिए तो ज़ीरो से सी के बीच में आ जाएगा। और इसकी जो व्याख्या है वो कैसे करेंगे, सिंपल, आपको क्या करना होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो LHS में दिख रहा है और RHS में आपको क्या दिख रहा है, सी स्पीड, उसके बीच हम एक कर्व खींचेंगे। तो सिंपल सा है कि सी की वैल्यू मिनिमम रखेंगे और मैक्सिमम रखेंगे। सी की वैल्यू पहले ज़ीरो रख के देखते हैं, ये फर्स्ट कंडीशन है। सी की वैल्यू ज़ीरो रखने पर एन सी का मान ज़ीरो आएगा। तो सिंपल सा है कि ये कर्व आपका कुछ इस तरह का बनेगा, जीरो पे जीरो होगा। अब सी की वैल्यू को आप क्या कीजिए, लेकिन यहाँ पर ये भी इम्पोर्टेंस है कि लीनियर मोशन में या स्थानांतरी गति में किसी भी अणु की चाल शून्य नहीं होती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है तो लिया गया है बस। तो सी के मानों के लिए सी² अधिक प्रभावी होगा, ये भी ध्यान रखना है। जैसे सी का मान बढ़ेगा, ये भी इम्पोर्टेंस है कि सी की वैल्यू अगर हम मिनिमम रखते हैं तो मिनिमम पे एन सी का मान मिनिमम होगा। यहाँ पे दो क्वांटिटीज़ आपको दिख रही होंगी, जैसे एन सी आपका प्रोपोर्शनल है सी² और एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन 2kT। तो यहाँ पे एन सी क्या है, दो क्वांटिटी का फंक्शन है, सी² एंड एक्सपोनेंशियल। जब सी का मान मिनिमम होता है तो सी² क्या हो जाएगा, प्रभावी होगा। लेकिन जैसे जैसे सी का मान बढ़ाते जाएंगे उसके लिए क्या प्रभावी हो जाएगा आपका, एक्सपोनेंशियल। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि इन जनरली अगर हम कहें कि सी के मिनिमम मानों के लिए कौन सा प्रभावी होगा आपका, ये जैसे सी का मान बढ़ाते जाएंगे सी² आपका प्रभावी होते जाएगा, और एक पर्टिकुलर मैक्सिमम वैल्यू पर उसके बाद अगर हम सी का मान बढ़ाएं तो एक्सपोनेंशियल प्रभावी होगा और वो डिक्रीजिंग फंक्शन बनेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एन सी आपका पहले प्रोपोर्शनल है सी² और एक्सपोनेंशियल के, ठीक है। तो इनिशियली जब सी के मिनिमम मान के लिए सी² प्रभावी होगा तो कुछ इस तरह का एक कर्व बनेगा, और इसके मैक्सिमम वैल्यू पर सी का मान और बढ़ाएंगे तो ये नेग्लेक्ट हो जाएगा और फिर एक्सपोनेंशियल प्रभावी होगा, और एक्सपोनेंशियल माइनस है समथिंग तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन बनेगा। मतलब कि ये आपका क्या है, एक डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, ठीक है। तो इसको आसानी से आप लिख सकते हैं। और सी की इन्फिनाइट वैल्यू के लिए आप देखें तो एक्सपोनेंशियल क्या होगा, आपका प्रभावी होगा। आप चाहें तो उसको प्लस माइनस इन्फिनाइट भी लिखेंगे, तो मैग्नीट्यूड ही हमको लिखना है, सिंपल। तो देख लीजिए आपका एक कर्व बनेगा। मतलब कि यहाँ पर हमको तीन चीज़ें मिल रही हैं, C = 0 पे एन सी का मान ज़ीरो, C =∞ पे का इसका मान भी ज़ीरो। लेकिन अगर हम बात करें
सी इक्वल टू सी एम पर यहाँ पर एक पर्टिकुलर वैल्यू मिल रही है, जहाँ पर एक इसको मैक्सिमम वैल्यू या मोस्ट प्रोबेबल स्टेट बोलेंगे, जहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल की संख्या ज़्यादा है। सी एम से लिखेंगे इसको। सर्वाधिक प्रसंभाव्य चाल, यह वह चाल है जिसके संगत गैस के अणुओं की संख्या सबसे अधिक होती है। सी एम लिखा गया है जिसको। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, इसको कैसे निकालेंगे? सिंपल सा है कि आप मैक्सिमम या मिनिमम कंडीशन को लगा लीजिए। तो इसको आप कैसे लगाएंगे? इस इक्वेशन को आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए सी के रिस्पेक्ट में, तो उससे आपको मैक्सिमा या मिनिमा मिल जाएगा। देखिए हमने इसको ऐसे सॉल्व करवाया है, ठीक है। और मैक्सिमा और मिनिमा आप इसको फाइंड कीजिए, लास्ट में आपको ये मिलेगा सी एम इक्वल टू रूट ओवर 2 kT। मतलब कि सी एम इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर के ऊपर, मतलब कि रूट ओवर टेम्परेचर के ऊपर। ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसमें। और सर्वाधिक प्रसंभाव्य चाल के अणुओं की संख्या, अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी अगर हमें निकालना है तो सी की वैल्यू, जो सी एम का मान आया है, आप वो 0 से सी के लिए वैल्यू में रख दीजिए इस इक्वेशन में। सी का मान रख दीजिए डायरेक्ट, तो आपको इससे क्या मिल जाएगा? सर्वाधिक प्रसंभाव्य चाल के अणुओं की संख्या, नंबर ऑफ पार्टिकल इन मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। और यहाँ पे टेम्परेचर का भी कॉन्सेप्ट समझते हैं कि जो सी एम का जो मान है वो टेम्परेचर बढ़ने पे बढ़ता है कि घटता है। इन जनरली अगर हम देखें कि किसी सिस्टम को मैं हीट दूं, इस सिस्टम को अगर हीट दिया जाता है तो ये सी एम का मान यहाँ पर था पहले, जैसे ही 4T करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये आगे खिसक जाएगा। मतलब कि आपको दिख भी रहा है कि सी एम इज़ प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर टी था। तो टेम्परेचर को आप बढ़ाएंगे तो सी एम का मान भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल की संख्या घट जाएगी। वो कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे? मैक्सिमम स्पीड की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। सिंपल सा। एरिया दोनों कर्व का सेम है, लेकिन टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो सी एम का मान क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाता है। ये आपको क्लियर दिख भी रहा होगा। और सी एम का मान शिफ्ट होने पर इसके नंबर ऑफ पार्टिकल है उनकी संख्या घट जाती है। मतलब कि पहले इतनी थी नंबर ऑफ पार्टिकल, अब इसके बाद यहाँ पे हो जाएगी। अब सी एम की वैल्यू ये है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल कहाँ शिफ्ट हो गए? स्पीड की मैक्सिमम रेंज की तरफ। मीन स्पीड निकालना है, तो मीन स्पीड निकालने के लिए सिंपल सा वही कॉन्सेप्ट है। या माध्य चाल निकालना है तो सी एन सी डी सी अपॉन कैपिटल एन, जिसकी एवरेज वैल्यू निकालनी होती है। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक? 0 से इन्फिनाइट। तो इसको आप सॉल्व करते हैं तो ये लास्ट में कुछ ये टर्म आता है और इसके लिए एक स्टैंडर्ड फार्मूला होता है। और यहाँ पर ये भी ध्यान देने वाली बात है कि सी क्यूब क्या है? एक ऑड फंक्शन है और एक्सपोनेंशियल एक इवन फंक्शन है, लेकिन फिर भी इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी। पिछले क्लास में हमने इसी टाइप की वैल्यू को 0 कर दिया था। क्यों किया था? क्योंकि वहाँ पर लिमिट इक्वल एंड अपोजिट थी, माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट था। अगर इसमें भी ऐसा होता तो ये डायरेक्ट 0 हो सकता था, लेकिन इसमें क्या है? लिमिट क्या है? 0 टू इन्फिनाइट है। लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट इन्फिनाइट है, तो इसलिए इसको 0 नहीं पुट कर सकते। इसके लिए एक स्टैंडर्ड फार्मूला होता है ये वाला, इसको यूज़ करेंगे। इसको लास्ट में सॉल्व करते हैं तो इंटीग्रेशन की वैल्यू ये आएगी और इसको आप इस समीकरण में रख दीजिए। और उसके बाद क्या आएगा आपके पास? एवरेज स्पीड आ जाएगा रूट ओवर 8 kT अपॉन एम पाई। और इसके बाद देखिए यहाँ पर चाल परास में जो वर्ग माध्य मूल मान है उसकी वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे? रूट ओवर सी स्क्वायर का एवरेज, सी आर एम एस निकालने के लिए। तो इसको आप इस तरह सॉल्व करेंगे तो लास्ट में आपका क्या आ जाएगा? 3 kT अपॉन एम। ये सी स्क्वायर का एवरेज आएगा, लेकिन अगर इसका आर एम एस मान निकालना है तो रूट ओवर 3 kT अपॉन एम आएगा। तो देखिए यहाँ पर ये तीनों को जो हमने निकाला है इनके बीच एक रिलेशन शो किया गया है बस यहाँ पर। इसको आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा एक बार।
ठीक है, इतना जो हमने अभी पढ़ा ये आई होप आप सभी को समझ में आया होगा और इसको थोड़ा सा अच्छे से तैयार कीजिएगा। यहाँ पर इम्पोर्टेंस यही है इसको समझना कि मैथमेटिकल टर्म्स को हम पहले समझ लिए हैं, किस तरह से इसको निकालना है, बेसिक सा मैथमेटिक्स है, तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा। अब इसके बाद हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कि जो हम इतने सारे थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ रहे थे उसका एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है भी कि नहीं, या फिर हम ऐसे ही पढ़ रहे हैं। तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट बना था कि 1920 में वैज्ञानिक स्टर्न ने एक प्रयोग किया था, इसमें स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन का जो सत्यापन है उसका प्रयास किया गया था। उसके बाद फिर लेमर्ट और जार्टमैन, सिम्पसन, ये सब ने भी इसमें एक प्रायोगिक एविडेंस निकालने की कोशिश की थी। तो यहाँ पर एक आपको दिख रहा होगा कि ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। इस डायग्राम में एक स्लिट दिख रहा है आपको, और एक ये जो है आपका क्या है, एक हॉट रिजर्वायर है जिसमें से पार्टिकल्स क्या करते हैं, निकलते हैं डिफरेंट स्पीड के। ठीक है, मतलब कि इसमें क्या है, इससे पार्टिकल्स निकल रहे हैं और एक पतली पुंज के रूप में स्लिट से होके गुजरेंगे, साधारण स्लिट है। और ये जो आपको डब्ल्यू दिख रहा है वो क्या बता रहा है आपको, एक टंगर टंगस्टन का तार है जो क्या है, गर्म है। मतलब कि पार्टिकल जो है इस सोर्स जिसको हम भट्टी कह रहे हैं उसमें से निकल रहे हैं। ठीक है, और परमाणु का नाम है सीजियम। ठीक है, मतलब कि सीजियम परमाणु इस भट्टी में से निकलेंगे और स्लिट में से होके गुजरेंगे। जब इस तार को ऑफ रखा जाता है तो क्या होता है, तार को जब ऑफ रखा जाता है तब जितने भी परमाणु हैं वो सीधी रेखा में जाते हैं। लेकिन जैसे ही तार को ऑन किया जाएगा, मतलब कि इसमें इसको जब गर्म किया जाएगा, तब तो किया जाएगा, तब क्या होगा कि जो स्पीड वाइज, क्योंकि मैक्सवेल ने क्या बताया था कि डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, तो जो पार्टिकल जो हैं जो निकलेंगे जितने भी सीजियम परमाणु के, वो क्या करेंगे, स्लिट से होके गुजरेंगे, मतलब कि एक पतली बीम के रूप में निकलेंगे। अगर मान लेते हैं 100 पार्टिकल्स हैं तो 100 पार्टिकल पतली बीम के रूप में निकलेंगे। तो एक क्या करेंगे, वो एवरेज वैल्यू को सेट कर लेंगे कि किसी एक पॉइंट पे ही हमें पढ़ना है 100 पार्टिकल। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि कुछ पार्टिकल इधर चले जाते हैं, कुछ पार्टिकल इधर जाएंगे, कुछ पार्टिकल इधर, कुछ पार्टिकल इधर, कुछ पार्टिकल इधर। इसका रीज़न क्या होता है कि ये बताया गया कि जो पार्टिकल हैं स्लिट में से निकल रहे हैं 100 पार्टिकल, उन 100 पार्टिकल की जो स्पीड है वो डिफरेंट होती है। उनकी स्पीड डिफरेंट होने के कारण वो क्या करते हैं, एक पतली तार जो है उसके डिफरेंट पॉइंट पर क्या करते हैं, जाके अटैच होते हैं। इसका रीज़न यहाँ पर यही दिया गया है। और ऐसा क्यों दिया गया है, क्योंकि जो तार है हमारी ये ऋणावेशित है और जो मॉलिक्यूल्स हैं उसको पॉजिटिव पार्टिकल माना जा सकता है। मतलब कि जो पार्टिकल्स हैं वो एक ही पॉइंट पे पड़ने चाहिए थे अगर सबकी स्पीड सेम है तो। लेकिन अगर हम देखें तो मान लेते हैं कि यहाँ पर एक कुछ हम रेंज बना देते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड रखी हुई है, यहाँ पर है हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड, और यहाँ पर है हमारे पास 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड। तो पार्टिकल क्या होते हैं, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। 100 में से मान लेते हैं 30 पार्टिकल की स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ आ जाएंगे। 100 में से अगर मान लेते हैं 50 पार्टिकल की स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये यहाँ आ जाएंगे। वैसा ही बाकी कुछ इधर आएंगे, कुछ इधर फैलेंगे, कुछ इधर फैलेंगे। 10 से 20 के बीच में भी हो सकते हैं, 20 से 30 के बीच में भी हो सकते हैं। तो इस तरह से उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, हो जाता है, और वो किसी एक पॉइंट पे एकत्रित हो जाते हैं। और इसी के बेसिस पे जो, और ये डिपेंड करता है कि पार्टिकल किस तरह से उसमें इमिट हो रहे हैं, और इनका जो मार्ग होता है वो क्या होता है, एक पैराबोलिक होता है या परवलयाकार होता है। उसका रीज़न है कि स्पीड का डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट है, इस वजह से क्या होता है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और ये जो आपको यहाँ रेंज दिख रहा है डब्ल्यू और डब्ल्यू डैश, ये स्पीड की रेंज है। मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि जो मिनिमम वेलोसिटी वाले तो यहाँ आ जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम या यहाँ पर आ जाते हैं।
इसका मतलब क्या होता है कि ये जो कर्व है आपको डब्ल्यू डब्ल्यू के बीच में कुछ इस तरह का मिलेगा, इस तरह का मिलेगा। तो आप इसको अगर इसी कर्व से कंपेयर करें जो हमने पहले बनाया था, वो सेम ऐसा दिखता है। मतलब कि मिनिमम स्पीड के पास ज़्यादा पार्टिकल रहेंगे और ऊपर और नीचे की तरफ कम पार्टिकल जाते हैं, ज़्यादा डिस्प्लेस नहीं होते। मतलब कि पार्टिकल की संख्या, ऐसे पार्टिकल की संख्या ज़्यादा है जिनकी स्पीड क्या है, मिनिमम है, और ऐसे पार्टिकल की संख्या कम है जिनकी स्पीड ज़्यादा है या मैक्सिमम है। ठीक है, तो यही आपको यहाँ पर समझाया गया और एक फॉर्मूला रिप्रेजेंट किया गया है। बस ये डिस्प्लेसमेंट को ही बता रहा है सिंपल, कि उसकी इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक कितना डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। ये लेंथ है सिंपल। तो आई होप आप सभी को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। और इन जनरली जो तार है वो क्या कर रहा है, केवल एक डिटेक्टर का काम कर रहा है, डिटेक्ट करके उसकी स्पीड को कुछ इस तरह से बता रहा है। तो कि आप चाहें तो इसको ऐसा बना सकते हैं, इस टाइप का कुछ कर्व हमको मिलता है। ठीक है, तो जितना भी मैंने आपको बताया ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा एक बार। और कोई भी डाउट होता है तो इस लेक्चर के कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।